हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अपना जो सेशन स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज स्टार्ट किए हैं किस चीज की, री एग्जाम की। और ये जो री एग्जाम है ये यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में, जो कैंसिल कर दिया गया था पेपर लीक की वजह से। किसकी वजह से? पेपर लीक हो गया था, किन्हीं कारणों बस, तो उसको जो है पेपर को रद्द करना पड़ा। ठीक है। और जब ये पेपर रद्द हुआ है, अब इसके बाद इस एग्जाम का होने की पूरी संभावना है कि आपका ये आने वाले 3 महीने के बाद, यानी आपका अप्रैल चल रहा है, मई जून, जून के लास्ट तक या फिर आपका जुलाई में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त नहीं होने की संभावना इसलिए है, आपके देश में यानी हमारे इंडिया में अभी लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है और उसका जो रिजल्ट है 4 जून को आ जाएगा। और 4 जून के बाद जो है आपका ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन अगर जैसे ही आता है, अगर यूपी पीआरबी की तरफ से, तो इसके बारे में हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है 11 कर चुके हैं। किस चीज का? जीके और जीएस का। ठीक है दोस्तों, तो जीके और जीएस का अब तक 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। और देखिए, जीके में जो हमारा मेन मेन पोर्शन होता है वो मैं इसलिए बताते चलता हूं ताकि चीजें जो है आपको रिकॉल होती रहे। स्टैटिक जीके है, फिर उसके बाद आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। इकोनॉमिक्स से सवाल भी रहेगा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रहेगा, आपका जियोग्राफी यानी भूगोल से रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री से रहेगा। अच्छा, हिस्ट्री जो है इसमें सभी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, यानी तीनों, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, इसमें ज्यादा फोकस आपको करना है आपके आधुनिक भारत और मध्य भारत पे। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, वैदिक सभ्यता से हुआ, ऋग्वैदिक काल जो हुए, ये सब इनमें से एक सवाल बनने की संभावना रहती है। अच्छा, ये चीज हुआ। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा आप लोग, करंट अफेयर्स। तो ये जो आपका सेगमेंट है, यानी इतना ही आपके लिए इनसफिशियंट है, यानी सफिशियंट है। क्या क्या चीज? करंट अफेयर्स देखेंगे, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है। अगर इसमें से आप चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये सेट है, मैं बताता हूं, जो जीके जीएस है वो आपके एग्जाम में 38 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 38 नंबर का। इन 38 में आपको पूरा प्रयास करना है कि कम से कम 32 से 33 नंबर ला सके, क्योंकि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा और जितना हो सके जो भी सवाल यहां पर बताया जा रहा है उसका एनालिसिस सही ढंग से देखिए। उस एनालिसिस के बाद आपको यह करना है कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस टॉपिक को सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। और आपका जो नोट हो या आपके पास कोई बुक हो, उस बुक में उस टॉपिक को खोजिए और उसको सॉल्व करिए, उसको पूरी तरीके से पढ़ डालिए। फिर उसके बाद अगर कभी भी उस टॉपिक से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, तो कोई भी सवाल बना दे उस टॉपिक से रिलेटेड, आपका गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी और आप अपने एग्जाम में बेहतर अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए इस सेशन के हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कह रहा है कि त्रिपिटक, क्या? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह किस धर्म का या किस धर्म का ग्रंथ है? क्या हिंदू धर्म का है, जैन धर्म का है, पारसी का है या फिर बौद्ध धर्म का है? तो बताइए। जो त्रिपिटक है दोस्तों, आपको बता दें, ये आपके बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ इसको बोला जा सकता है या फिर पवित्र ग्रंथ भी बोला जाता है, पवित्र ग्रंथ। और ये पवित्र ग्रंथ किस चीज का है, किस धर्म का है? तो हमेशा याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म का है। किसका? बौद्ध धर्म का। ठीक। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, इसके सबसे प्रमुख धर्मगुरु माने जाते हैं, वो है महात्मा बुद्ध साहब। कौन? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिया तो सबसे पहला उपदेश कहां दिए थे ये? तो याद रखिएगा, ये सबसे पहला उपदेश आपके सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी में स्थित है। ठीक है। और इस त्रिपिटक में क्या देखने के लिए मिलता है आपको? त्रिपिटक ये ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब समझिएगा कि एक किताब है। और ये जो किताब है, ये किताब में ये बताया गया त्रिपिटक में कि जब इनका ज्ञान, यानी जब से ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं,
उस ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के महापरिनिर्वाण तक। महापरिनिर्वाण। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। बौद्ध धर्म में एक शब्द इस्तेमाल होता है महापरिनिर्वाण। अक्सर ये पूछा जाता है कि इनको जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था। तो बताइए, इनको बता दें कि महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में मिला था। कहां? कुशीनगर। कुशीनगर आपके उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। तो जो महापरिनिर्वाण होता है उसका मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु को प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को मृत्यु नहीं बोला जाता है, वहां पे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के बीच में जो इनका जीवन काल था, किस प्रकार से ये ज्ञान की प्राप्ति किए और कैसे कैसे ये ज्ञान की प्राप्ति किए, इसके बारे में जो है सारी जानकारी मिलती है आपके त्रिपिटक में। तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी इज द करेक्ट। और हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं इसके बारे में। आप लोग देखिएगा कि क्या है, 3 भागों में विभाजित। कितने भाग में? 3 भाग में विभाजित है त्रिपिटक। उसका नाम क्या क्या है ये देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये तीनों नाम है आपका। देखिए, सबसे पहले विनय पिटक, फिर है आपका सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। ठीक, इन 3 पिटकों का नाम याद रखिएगा आप लोग। जो त्रिपिटक है वो कितने हैं? 3। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, ये जो त्रिपिटक है इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के गुरु, इनके बारे में बताया गया है कि जब से ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तब से लेकर के जब तक इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, तब तक ये जो है इसके बारे में, इन्हीं बुक के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी बुक है? पहली है आपकी विनय पिटक, और दूसरी क्या है? सुत्त पिटक, और तीसरी है अभिधम्म पिटक। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, त्रिपिटक में तो मैंने बता दिया कि महापरिनिर्वाण के बारे में बताया गया। ठीक, और यह पाली भाषा में लिखा गया है। ये जो इनका त्रिपिटक है, क्या? त्रिपिटक। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, वह किस भाषा में लिखा गया है? आप हमेशा बताइएगा कि यह पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली में। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखिएगा। और आपको एक चीज बताया जाए, तो जिसका यानी ये जो आपका त्रिपिटक है, इसकी रचना काल जो है वह 100 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जबकि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ अगर देखा जाए तो क्या क्या है, देख लीजिए। हिंदू का प्रमुख ग्रंथ गीता, और जैनों का आगम। जो जैन मुनि होते हैं, जो जैन धर्म होता है, उसका जो पवित्र ग्रंथ है उसको आगम बोला जाता है। तो 2 सवाल यहां से नोट करिएगा आप। जैन धर्म का किसका? अगर आपको बोले कि जैन धर्म का किसका, जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह क्या है, तो याद रखिएगा वह है आपका आगम। तो जो जैन धर्म है उसका आगम, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, और जो हिंदुओं का है वह गीता है। ठीक, इतनी चीज याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो पारसी होते हैं उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह है जिंद अवेस्ता। इतनी चीज याद रखिएगा। 4 किसका? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जैन धर्म का आगत, क्या है? आगम। ठीक, और इसके बाद हिंदुओं का देखेंगे तो आपका मिलेगा गीता, और जैन लोगों का अगर देखा जाएगा तो क्या मिलता है? आगम मिलता है। ठीक है, और पारसियों का क्या मिलता है? जिंद अवेस्ता, ये नाम है। तो इतने इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो त्रिपिटक था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। और 1 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से इतने सारे फैक्ट्स को हम लोग कवर किए। आपका कर्तव्य बनता है कि बौद्ध धर्म को आप एक बार सरसरी निगाह से, कौन सी निगाह से? याद रखिएगा, सरसरी निगाह से आप अपना नोट्स या किताब के माध्यम से उसको सॉल्व कर डालिएगा, पढ़ डालिएगा। और उसको पढ़ने के बाद कहीं पे भी अगर आपको प्रैक्टिस मिलती है तो आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं डेली प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ हमारे यहाँ सॉल्व करवाया जाता है, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या
प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि पुलिस के एग्जाम में ये सारे सवाल आ चुके हैं। और हमारा जो ये यूपी पुलिस री एग्जाम का चल रहा है सीरीज, ये हर एक सब्जेक्ट का चलाया जा रहा है। मैथ का चल रहा है, और आपका जीके जीएस देख ही रहे हैं, मैं कवर कर रहा हूं, और करंट अफेयर्स भी मैं ही कवर करा रहा हूं। उसके बाद जो है हिंदी नवीन शर्मा सर हैं, मैथ के लिए ब्रिजेंद्र सर हैं, ठीक है, और हिंदी के लिए भी आपको नवीन सर देखने के लिए मिलते हैं। तो आपका जो पांचों सेगमेंट है, 5 सेगमेंट के बारे में अगर हम बता दें आपको, पहला आपका गणित होता है, ठीक। गणित के बाद आपका वेटेज हिंदी का होता है, दूसरे नंबर का सब्जेक्ट, एक हिंदी हुआ, दूसरा हिंदी हुआ, और तीसरा देखा जाए आपका जीके और जीएस होता है। क्या? जीके जीएस। और इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है आपका रीजनिंग, ठीक। और जीके जीएस में एक पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, जिसको मेरे द्वारा, तो ये चीज जो है कृष्णा सर के द्वारा कवर कराई जाती है। और हिंदी जो है नवीन शर्मा सर, रीजनिंग ये दोनों नवीन शर्मा देखते हैं। और मैथ्स के लिए, स्पेशल मैथ के लिए आपके पास है ब्रिजेंद्र सर। कौन है? ब्रिजेंद्र, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं अपने एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़िए। ये हमारा दूसरा सवाल कह रहा है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बताइए। ये जो मनसबदारी प्रथा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे पहली बार लगाया गया था, कब? मुगल साम्राज्य के द्वारा लगवाया गया था। तो मुगल साम्राज्य के समय क्या बाबर ने लगाया था? बताइए। बाबर लगाया था, या हुमायूं लगाया था, या फिर अकबर, या फिर जहांगीर? तो जो मनसबदारी प्रथा है, इसको लगाने का काम जो है किसने किया था, आप बताइए। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं बादशाह, ये सब के सब मुगल साम्राज्य के हैं। किसके? मुगल साम्राज्य। कौन से साम्राज्य के? मुगल साम्राज्य। तो भैया बताइएगा कि मुगल साम्राज्य स्थापित कैसे हुआ, किसने उसकी स्थापना की, और किसको हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया? तो इसके बारे में एक दो पॉइंट केवल देख लीजिएगा आप लोग। एक थे आपके लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी, ठीक है दोस्तों। इब्राहिम लोदी और बाबर, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, बैटल होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और ये युद्ध कहां पे लड़ा जाता है? तो ये युद्ध लड़ा जाता है आपके पानीपत में। कब? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। किस ईस्वी में? तो 1526 ईस्वी में पानीपत में आपके इब्राहिम लोदी और बाबर की बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है आपका ये इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक, बुरी तरह से पराजित होता है। और इसके बाद जो है यही बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। क्या करता है? मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, उसकी स्थापना करता है। कब? 1526 के आसपास। अभी हमारा क्या चल रहा है? सन 2024। देखिएगा 2024। आप इसको माइनस करेंगे, लगभग 500 के आसपास वर्ष आएगा। इतना वर्ष पहले जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा कराई गई थी? तो बाबर के द्वारा। तो इस मुगल साम्राज्य से 4 से 5 ऐसे बादशाह हैं जिनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट समझा जाता है। पहले नंबर पर देखा जाए तो बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। आपका काम बनता है कि बाबर के बारे में अवश्य पढ़ें। उसके बाद इसका पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आते हैं आपके इनके ही पुत्र अकबर, और इसके बाद अकबर के एक पुत्र आते हैं जहांगीर साहब, और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। और ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल बनवाया था मुमताज की यादों में, ठीक है। और अक्सर मैं कहता हूं कि तू मुमताज है मेरी, मैं तेरा शाहे जहां। तो इस तरह से आप याद करोगे तो कभी भी आप ताजमहल को भूल नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि सबकी जिंदगी में खासकर उसकी मुमताज होती है। तो ये जो शाहजहां है, इनके बारे बाद जो है औरंगजेब आता है। कौन? औरंगजेब। और ये जो औरंगजेब है, इसको पितृहंता शासक बताया जाता है, बादशाह। तो पितृहंता बादशाह किसको बनाया जाता है मुगल साम्राज्य में? तो उसको औरंगजेब को बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या सही होगा? जो मनसबदारी प्रथा है, यह सबसे पहले लागू किए थे आपके अकबर। कौन? अकबर।
अब मनसबदारी प्रथा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह क्या होता है, कैसे लागू हुआ था, कब लागू किया गया था और किसने लागू किया। तो देखिए, भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था है सबसे पहले अकबर ने लागू किया था। किसने? अकबर। कौन शासक था मुगल साम्राज्य का? अकबर। अच्छा बताइएगा कि अकबर किस क्रम का शासक था मुगल साम्राज्य का? पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, इसमें से कोई नहीं। तो जो अकबर था वो मुगल बादशाह तीसरे नंबर का था, यानी सबसे पहले नंबर पर बाबर आया 1526 में, उसके बाद हुमायूं आया, ओके, 1540 में, और उसके बाद आपका आता है कौन? अकबर। तो देखिए, अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा जो है इसको चालू किया था, ठीक है। और मनसबदारी व्यवस्था मूलतः मध्य एशिया से लाई गई थी। कहां से? मध्य एशिया से आया था। तो देखिए, मध्य एशिया के आसपास अगर बात किया जाए, आपका अगर ये देख लेते हैं एशिया है और मध्य एशिया यहीं कहीं पे आपका पड़ेगा। रसिया, चाइना, तमाम देशों के बीच में मध्य एशिया से आपका आया था क्या? ये प्रथा। और ये जो प्रथा थी मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। किस पर? मंगोल जो शासक थे, मंगोल हुआ करते थे, उनकी दशमलव पद्धति पर आधारित थी कौन? मनसबदारी प्रथा, ठीक है। और एक बात इसमें बताया जाता है कि जो मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा थी यह खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा? खलीफा अब्बास सईद के द्वारा। कहां पे? मंगोल में आरंभ की गई थी, ठीक है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसके दो भाग होते हैं, जात एवं सवार। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है इसका जात और एक होता है सवार। मनसबदारी में दो भाग होते हैं, कौन? एक जात, एक सवार। भाई आप लोग के दिमाग में आएगा कि अब जात क्या होता है, सवार क्या होता है। तो देखिएगा, ये जो जात शब्द होता है इसका सूचक होता है या इसका मतलब होता है सवार। जात शब्द का मतलब, जबकि सवार शब्द जो होता है वह घुड़सवार को संबोधित करता है, ठीक है। देखिए, जो जात है, ये देखिए, ढांचागत आधार पर इसे दो भाग जात एवं सवार में विभाजित किया गया, बांटा गया है। तथा जो जात है वह शब्द पद, मतलब पदवी। किस पद पे? जैसे हमारा राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है, ये एक पद पर है ना। तो वहां पे जो ये आपका मनसबदारी होता था, दो चीज में होता था, एक जात होता था, ठीक, और एक आपका होता है सवार। तो ये जो जात होता था इसका मतलब होता था पद, और ये जो सवार है इसका मतलब होता है सवारी। और ये सवारी किसकी? तो घुड़सवारी। तो घुड़सवारी के पद के लिए मनसबदारी की इस तरह से व्यवस्था की गई थी। और यह सबसे पहले कहां आरंभ हुआ था? तो मंगोल में हुआ था। कहां पे? मंगोल में, ठीक। और यह किस पद्धति पर आधारित है? तो यह मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। कौन? मनसबदारी प्रथा। बस आपको इतना नहीं याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें किस शासक ने, किस बादशाह ने मनसबदारी प्रथा को पहली बार भारत में लागू किया था? तो याद रखिएगा, वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में, आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास किया करिए। और उसमें जो है, खासकर लास्ट में आप हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि यहीं पर जो होता है कभी कभी नहीं दे देता है और आप क्वेश्चन गलत करके चले आ जाते। ये जो तीसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? किसकी? जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके राज्य की राजधानी क्या थी? तो बताइए क्या थी? क्या पटना थी, फतेहपुर सिकरी थी, या फिर इस्लामाबाद थी, या फिर लाहौर थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या सही होगा बताइए। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए। हम आपको बता देते हैं कि पटना जो है वह किसकी राजधानी है। तो पटना जो राजधानी है वो आपके बिहार की है, ठीक। अच्छा, पटना से पहले पटना का क्या नाम था? तो ये बताया जाता है कि पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो एक शासक था, उदयन। उदयन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो बिहार है, बिहार की राजधानी आपको पटना देखने के लिए मिलती है। और ये जो फतेहपुर सिकरी है यह आपका उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। इस्लामाबाद कहाँ है? तो ये आपके, मतलब आपका पड़ोसी देश, जो पड़ोसी दुश्मन भी कह सकते हैं, पाकिस्तान, इसमें
पड़ता है। ठीक है, अच्छा लाहौर जो है वो भी इसी में पड़ता है। ठीक है, तो लाहौर भी इसी में पड़ता है, ये चीज आप याद रखिएगा कि लाहौर कहाँ पड़ता है। लाहौर भी आपका पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो लाहौर है ये भी पाकिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ क्या रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह है, इनकी राज्य की राजधानी क्या थी। तो जो ये रणजीत सिंह है इनकी राजधानी पाकिस्तान में थी। उस समय के पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान बटा नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें बताया जाए तो उस समय लाहौर राज्य हुआ करता था। ठीक, तो जो रणजीत सिंह है इनकी राजधानी उस समय थी लाहौर, जो कि लाहौर आज के समय में आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है। कहां पे? पाकिस्तान में। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग कि जो महाराणा रणजीत सिंह थे इनकी राजधानी लाहौर थी। ठीक, उन्होंने पंजाब के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य में बदल दिया था। किसमें? शक्तिशाली सिख में। कौन बदला था? तो आपके रणजीत सिंह थे। ठीक है, और देखिए रणजीत सिंह ने पंजाब पर अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं होने दिया था। मतलब ये जो राणा आपके महाराणा रणजीत सिंह थे ये जो है पंजाब पर अंग्रेजों का शासन नहीं लागू होने दिए थे। ये बहुत ही शक्तिशाली लीडर थे उस समय के माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका लाहौर। ठीक है, तो इसमें से आपको जितने भी फैक्ट आपको देखने के लिए मिले हैं इन फैक्ट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से करते रहिए। आपका एग्जाम जो है जून या जुलाई के आसपास डेफिनेटली होगा और आप अपने यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इससे बड़ा चांस आपको फिर मिलना मुश्किल है, इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अपने अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक मैं फोन थोड़ा सा साइलेंट कर लेता हूं क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गांधी जी, कौन? गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की? कौन से आंदोलन की? असहयोग आंदोलन की। तो देखिए जो आपका असहयोग आंदोलन था इसके पहले बता दें तो 1919 में 1919 में आपका हुआ जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अच्छा, उसके बाद जो है गांधी जी चलाए आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन जो है कब चालू हुआ? तो ये 1920 में चालू किया गया था। कब? 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग देखे गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो जो गांधी जी थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब की थी? तो 1920 में की थी। फिर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है भारत के लोग जो थे जलियांवाला बाग कांड से आक्रोश में आकर के एक पुलिस थाना था जिसमें अंग्रेजों को बंद करके आगजनी कर दिए थे, मतलब आग लगा दिए थे, जिसको बोला जाता है चौरी चौरा कांड के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये आंदोलन नहीं बंद होता तो हो सकता था कि उसी समय भारत आजाद हो गया होता, मतलब 47 से 20-30 वर्ष पहले ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इसके एनालिसिस के बारे में कि क्या कह रहा है। ये जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी गांधी जी द्वारा 1 अगस्त को की गई थी। कब? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद असहयोग कार्यक्रम पर विचार के लिए सितंबर 1920 में, कब? सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देखिए विशेष अधिवेशन का मतलब होता है कि बिना सत्र के बुला दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा काम करना होता है तब उसमें बुला दिया जाता है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव कर विरोध सर्वप्रथम, सबसे पहले अगर देखा जाए
तो एनी बेसेंट ने इनका विरोध किया था, जबकि विरोध में आपके सीआर दास भी थे, ठीक, मदन मोहन मालवीय भी थे, सीआर दास यानी बिपिन चंद्रपाल भी थे। इसके बावजूद भी जो अली बंधु थे तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हुआ, और यही वह क्षण था जहां से आपको देखने के लिए मिलता है गांधी युग की शुरुआत। किसकी? गांधी युग की। तो गांधी युग की शुरुआत आपको कब से देखने के लिए मिलती है? तो इसी असहयोग आंदोलन के आसपास से 1 अगस्त सन 1920 से। हालांकि इनका पहला जो है पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी का, वह आपको देखने के लिए कहां कब मिलता है? 1917 में देखने के लिए मिलता है। कहां पे? चंपारण में, जो नील की खेती के विरोध में, कर के विरोध में हो रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर इससे आपको असहयोग आंदोलन के माध्यम से इतना देखने के लिए मिला कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, और इसमें कई नेताओं के सहयोग के बाद जो है ऐसा माना जाता है कि तब से गांधी युग की शुरुआत हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन का एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एनालिसिस को आप देखने का प्रयास करिए और अपने तरीके से अपने बुक में या अपने कॉपी में नोट डाउन करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इंडिया गेट का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? अच्छा देखिए, अक्सर दो चीजें इसमें कंफ्यूज करती हैं। क्या क्या? एक होता है आपका इंडिया गेट। क्या? इंडिया गेट क्या होता है? एक होता है इंडिया गेट और एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। तो दो चीज मिला आपको, एक होता है इंडिया गेट, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया गेट है ये आपको देखने के लिए मिलता है दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये सर कहां है? इसके बारे में अगर बताया जाए सर, तो ये आपका कहां पे देखने को मिलता है? मुंबई में। तो याद रखिएगा, मुंबई में मैंने ऐसे याद किया कि जो मुंबई है यहाँ पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। मतलब यहाँ पे फिल्म में, मूवी, तमाम प्रकार की चित्रकारिता वाला काम जो है, फिल्म फेयर वाला सब कुछ काम वही होता है मुंबई में। तो वहाँ पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ है? मुंबई में है। केवल इंडिया गेट, तो ये आपका दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो क्या फ्रैंक लॉयड राइट ने किया था, सर एडविन ल्यूटियंस ने किया था, या फ्रैंक ग्रेहेरी ने किया था, या फिर जाह फाहिद ने किया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो आपको बता दें कि जो आपका इंडिया गेट देखने के लिए मिलता है दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो इंडिया गेट है आपका, मैं रफली बना रहा हूं, ये इंडिया गेट जो है इसकी डिजाइन आपको बनाए थे एडविन साहब। कौन? एडविन। अच्छा, एडविन इसलिए याद कर लेना कि जानते हो व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप का एडमिन होता है। तो ऐसे नहीं लोग पूछते हैं कि अरे भाई ग्रुप का एडमिन कौन है, मतलब उसका मालिक कौन है, किसने बनाया ग्रुप को? हालांकि व्हाट्सएप का मालिक नहीं। तो उसी प्रकार से इंडिया गेट का एडमिन कौन है? तो याद रखिएगा एडविन है। तो इस चीज से आप हमेशा याद कर लीजिएगा कि सर एडविन ल्यूटियंस जो है यह आपका इंडिया गेट के डिजाइन को तैयार किए थे। ठीक है, अब देखिए इसका एनालिसिस क्या कह रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर इसको पढ़ने का आपकी इच्छा हो तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो इंडिया गेट है यह अखिल भारतीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है, और यह किस चीज से बना है? लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है। किससे? लाल और पीला बलुआ पत्थर से बना है, जो कि 43 मीटर ऊंचा है। कितना? 43 मीटर ऊंचा है क्या आपका इंडिया गेट, और 43 मीटर ऊंचा है, जिसका डिजाइन जो है सर एडवर्ड लुटियंस ने बनाया, जिसका क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया है। इसे सन 1931 में बनाया गया। कब बनाया गया था दोस्तों? सन 1931 में इंडिया गेट की स्थापना की गई थी। और एक चीज याद रखिएगा कि 1931 को अगर किसी चीज में देखा जाता है तो ये गांधी और इरविन समझौता भी यहीं पर देखा जाता है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और 1931 से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो इंडिया गेट था इसकी भी डिजाइन यानी इसको भी तैयार किया गया था, इसको भी बनाया गया था।
आगे देख लेते हैं। मूल रूप से इस स्मारक का निर्माण जो है अंग्रेज शासक द्वारा 7800 कितना 78,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। और ये जो 78,000 सैनिक का स्मृति का मतलब तो आप तो समझेंगे कि सर हमारा भारत उस टाइम पे तो 1931 में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा युद्ध तो हुआ तो नहीं था और आजाद भी नहीं हुआ था, तो ये भारतीयों के स्मारक का क्या मतलब है। तो उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में उसके पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो सन 1919 के आसपास से, तो उस युद्ध में भारत की तरफ से मतलब ब्रिटिश की तरफ से भारतीय जो 78,000 भारतीय उसमें शहीद हुए थे, उन्हीं की स्मृति में उन्हीं की याद में बनाया गया था आपका इंडिया गेट, जो कि सन 1931 में बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा, पढ़िए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान क्या कह रहा है, भारत का संविधान जो है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्याय को फिर से देखा जाए। जैसे किसी चीज का निर्णय ले लिया गया कि इनको जो है 10 वर्ष की सजा मिल गई, 10 वर्ष की सजा किसको, इन भाई साहब को कितने वर्ष की सजा मिल गई, 10 वर्ष की सजा मिल गई। तो पहले ऐसा होता था कि फिर से इनको जिस न्याय के माध्यम से इनको मिला है, अपराध घोषित हुए हैं, उसकी फिर से जांच नहीं होती थी। लेकिन हमारे संविधान में जो है ऐसा बनाया गया कि अगर किसी को सजा हो जाती है तो वह चाहे फिर से पुनरावलोकन के माध्यम से न्याय के बारे में फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकता है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, मतलब न्याय सही तरीके से नहीं हुआ है, फिर से दोबारा किया जाए। अच्छा, तो पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता, ये चीजें किसके संविधान से ली गई है, कहां के संविधान से ली गई है, तो बताने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा बताइए। जो हमारा संविधान है इसमें अगर देखा जाए तो आपका न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये किसके संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश के संविधान से या आयरलैंड, कनाडा या फिर आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको देखा जाए बता दें, नीति निदेशक सिद्धांत है ये, क्या नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, ये जो नीति निदेशक सिद्धांत है इसका मतलब होता है कि राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, याद रखिएगा राज्य का नीति, राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था के लिए यह लिया गया था। और कहां के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। किसके, आयरलैंड। आयरलैंड को आयरिश भी बोला जाता है। ठीक, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, एक चीज याद रखिएगा, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। और एक चीज लिया गया है क्या, देखिए ये जो हमारा राज्यसभा होता है, राज्यसभा, इस राज्यसभा में 250 सीट होती है, कितनी, अधिकतम 250। ठीक है दोस्तों, इन 250 में जो 238 सीट होती है, कितनी 238 सीट होती है, यह आपके राज्य और संघ शासित प्रदेश से ली जाती है। अब 12 सीट कौन सी है, अब भाई 38 में 12 आप जोड़ोगे तो 250 आएगा। ये जो 12 सीट है, इस सीट का प्रावधान जो है वह आपके आयरलैंड से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा सुनिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये जो 12 लोग होते हैं इसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, किसकी, इन 12। अच्छा ये 12 लोग कौन होते हैं, कला में, चिकित्सा के मामले में, मतलब बड़े बड़े काम करते हैं बड़ा बड़ा, उनको डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया जाता है राज्यसभा के सांसद के लिए, और इनकी संख्या होती है 12। याद रखिएगा, राज्यसभा में जो 12 कैंडिडेट होते हैं जो राष्ट्रपति नामित करता है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कि न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका किसी के बहकावे में नहीं आएगी, किसी के कहने पर काम नहीं करेगी, वह स्वतंत्र है। यह कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस जो है।
कि जो भारत का संविधान है इसके बारे में अगर बताया जाए तो अधिकतर उपबंध जो है विश्व के कई कई देशों के संविधान से लिया गया। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का संविधान जब बन रहा था और भारत के संविधान की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की संविधान बनाने के लिए। तब से लेकर के 2 वर्ष 18 माह और 12 दिन लग गया था आपका संविधान बनने में। तो जब तक ये संविधान जैसे जैसे बना तो बहुत सारे देशों से और भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से बहुत से आर्टिकल, बहुत सी वहां की अच्छी अच्छी चीजों को एडॉप्ट किया गया। तो वही बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में कई देशों से, बहुत से ऐसे देशों से बहुत बहुत चीजें ली गई हैं। जैसे भारत एक गणराज्य है, यह फ्रांस से लिया गया है। भारत जो है, भारत में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार है, ये आपके अमेरिका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा कर सकते हैं। और ये भी पूछा जाए तो कहां के देश से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आप बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और हम किस आर्टिकल के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ये चीज भी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और आपात की व्यवस्था अगर की जाए, वित्त आपात की या फिर किसी भी आपात की, तो वो आपके जापान से देखने के लिए मिलती है कि जापान जो है आपको देखने के लिए ये सब मिलता है। तो स्रोत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमेरिका से देखिए मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी कहां से लिया गया है, आपके अमेरिका से लिया गया। और इतना ही नहीं, जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद भी अगर कहां से लिया गया है, तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। किसका? वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वह कहां से लिया गया है, आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो सोचिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? आपका मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि जो है आपका देखने के लिए मिलता है अमेरिका से क्या, तो अमेरिका से आपका मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको देखने के लिए कहां से मिलता है, आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के सिद्धांत से क्या? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार आपके संविधान में अनुच्छेद नंबर 3 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 36 से 12 से 35 में दिया गया है। और अगर देखा जाए तो भाग की बात करें तो भाग 3 में उल्लेख किया गया किसका? मौलिक अधिकार का। यह सवाल अक्सर आपके एग्जाम में बनता है कि मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के किस भाग में है, तो हमेशा बताइएगा कि भाग 3 में है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो बताइएगा कि 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और हमारे पास अधिकार कितने प्रकार के हैं? स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, समानता का अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ और संवैधानिक उपचार का अधिकार हुआ। इस प्रकार से मिलाकर के सब देखा जाए तो मौलिक अधिकार में हमारे 6 प्रकार के प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, इसके पहले कितने हुआ करते थे? तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ। उस संविधान संशोधन के माध्यम से यह बताया गया कि जो संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार में, जो अमेरिका से लिया गया था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और इसको कानूनी अधिकार बनाते हुए 300 क में रखा जाता है या 301 के अंतर्गत रखा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज अमेरिका के संविधान से अगर देखा जाए, एक चीज और लिया गया, क्या लिया गया है कि न्यायाधीश का पद से हटाया जाना, यानी कोई भी न्यायाधीश है उसको पद से हटाना है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। और एक चीज, भारत का जो प्रथम व्यक्ति होता है कौन होता है, आपको सबको पता होगा, वो होता है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अच्छा, जो राष्ट्रपति एक बार बन गया, अगर वो गलत गलत काम कर रहा है, मतलब गलत प्रकार से सिग्नेचर कर रहा है, जहां उसको अगर किसी भी चीज का निर्णय नहीं लेना है उसके बाद भी वो निर्णय ले रहा है, तो उसके ऊपर तो भाई कोई कार्यवाही होनी चाहिए ना। तो ये जो कार्यवाही होती है उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है, महाभियोग। और ये महाभियोग भी जो है कहां से लिया गया है, तो ये भी आपके अमेरिका से लिया गया है। ये तीन चीजें आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या होगा, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? बताइए। देखिए, जो 356 है इसके संबंधित 3 आर्टिकल आते हैं। 352 यानी 352, 356 और 360, ये तीनों आपका संबंधित है आपात से। किससे? आपात से। अगर बाहरी राज्य कोई आक्रमण कर देता है भारत पे, उसके लिए इमरजेंसी, या फिर फाइनेंस के लिए, या पैसा नहीं है भारत में, इसके लिए अगर कोई आपातकाल घोषित होता है तो वह आपका 360 देखा जाएगा। और राज्य में जैसे वहां का प्रमुख मुख्यमंत्री है, गवर्नर होता है संवैधानिक प्रमुख, उसके बाद जो होता है कार्यकारी प्रमुख होता है, वह आपका मुख्यमंत्री होता है। यानी मंत्रिपरिषद का भी मुखिया जो होता है, राज्य के में जो मंत्रिपरिषद होती है उसका भी मुखिया कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। अगर वह विफल हो जाता है, वहां पे सरकारी तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है, तो जो है गवर्नर जो है केंद्र के, सेंट्रल के उससे राष्ट्रपति से ये आग्रह करते हैं आर्टिकल नंबर 356 के माध्यम से कि आप फला राज्य में या फिर इस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाने का कार्य करिए। यहाँ का जो राजतंत्र है वह सही नहीं चल रहा है। तो देख लीजिए, अगर कभी भी सवाल पूछे आपात जो है कितने आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है और हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपात के बारे में बात की गई है, तो 3 प्रकार का आपात है। एक 352, 356, 360। कौन कौन सा? एक, बाहरी आक्रमण हो जाता है भारत पे तो तत्काल जो है यहाँ पे आपातकाल घोषित किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा शासन लगाया जाना, या वो भी एक प्रकार से आपातकाल है। और 360 के माध्यम से यह भी दिखाया जाता है कि वित्तीय आपात जो है वह भारत में लागू किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर किसके माध्यम से? 360 के माध्यम से। तो कितने आर्टिकल हुए? 3 आर्टिकल याद रखना, 352, 356 और 360। ये कहां के संविधान से लिया गया है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो ये आपके जर्मनी से लिया गया है। कहां से? जर्मनी। आपात की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा वह जर्मनी से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा क्या होगा? क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होगा? तो ऐसा तो नहीं है। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपके भाग संविधान के भाग 4 में है और 36 से 51 के बीच में है। 51 या 52 भी कह सकते हैं, 36 से 51 के बीच में है। ठीक, 51 है, सॉरी, 36 से 51 के बीच में क्या है? आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। और देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जो देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से इतने फैक्ट्स थे और इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको कुछ जानना है बता दिया जाए तो इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं, बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? क्या वह राजनीतिक अधिकार है? शिक्षा प्राप्त करना क्या ये राजनीतिक अधिकार है, या मूलभूत अधिकार है, या फिर सामाजिक अधिकार है, या फिर विधिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है? बताइए। हमारे देश में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, कौन सी शिक्षा? मुफ्त शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। और जो शिक्षा का अधिकार है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती। कहां पे? आपके इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका इसलिए क्या सही होगा? देखिए, जो होती है शिक्षा ना, इसका अगर जब ये मुफ्त में मिल रही है तो ऐसा इसको कभी नहीं कहा जाएगा कि यह राजनीति किसको बताया जाएगा, कभी भी नहीं कहा जाएगा। और ना ही कभी इसको सामाजिक अधिकार बोला जाएगा या फिर विधिक या कानूनी अधिकार बोला जाएगा। जब भी बोला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि यह मूलभूत अधिकार है। क्या? शिक्षा प्राप्त करना मूलभूत इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये सबका अधिकार होता है कि वह शिक्षा ग्रहण करे। ठीक, बिना शिक्षा के माध्यम से, बिना शिक्षा को प्राप्त किए आप जो है किसी बड़े काम पे या फिर एक अच्छा व्यक्ति या एक अच्छा जीवन नहीं यापन कर सकते, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। इसके एनालिसिस पे अगर हम लोग चलें
तो देखिए आपका हुआ था एक संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। कौन? 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से ये बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा जो है मूलभूत, क्या मूलभूत मूल अधिकार बनाया गया। मतलब 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से मूल अधिकार बनाया गया। किसको? शिक्षा को। शिक्षा को क्या बनाया गया? मूल अधिकार बनाया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद अगर कभी पूछा जाए कि जो शिक्षा है वह मूल अधिकार बनाया गया, तो किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो याद रखिएगा 21 क के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलता है आपके संविधान में। किसके माध्यम से? 21 क मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद आते हैं 12 से 35, उसके बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 21 का। और कभी भी अगर आपसे पूछ दे कि जो शिक्षा का अधिकार है, यानी मौलिक शिक्षा का अधिकार, इसको कब दर्जा प्राप्त हुआ और किस संविधान में किस अनुच्छेद में हुआ, तो बताइएगा 21 का में हुआ। और देखिए इसमें यही बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगर पूछा जाए कभी भी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया, तो बताइएगा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप लोग देख चुके हैं, क्या होगा? मूलभूत होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, देखिए जब भारत में राष्ट्रपति न हो और उपराष्ट्रपति न हो, ठीक, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? जैसे मान लीजिए आपका घर है, ये आप हैं, आपके पापा हैं, आपका भाई है, आपके चाचा हैं। आपके पापा जो हैं वो नहीं है, मतलब कहीं गए हैं, आपके चाचा कहीं गए हैं, तो कौन निर्वहन करेगा? अगर कोई आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, या फिर कहीं कोई काम पड़ जाता है, तो कौन देखेगा? यही दो लोगों में से देखा जाएगा ना। तो इतना चीज समझिएगा कि भारत में जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, वो ना हो, तो कार्य का निर्वहन कौन करेगा? क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा? क्या महाधिवक्ता करेगा? या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा? या फिर अटॉर्नी जनरल करेगा? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कैग। ठीक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। ये जो कैग है, यह अनुच्छेद 148 के माध्यम से कैग का पद रखा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यह जो धन का होता है उसका मुखिया, मतलब उसको देख रेख करने वाला होता है, वित्त विभाग से संबंधित होता है। ये भारत के वित्त का जो मालिक होता है या उसकी देख रेख करता है, वह कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और जो महाधिवक्ता है, यह कहाँ होता है? ये आपके राज्य में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? राज्य में देखने के लिए मिलता है। कौन? महाधिवक्ता। और एक चीज सुनिएगा, एक नाम होता है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी, ये जो महान न्यायवादी होता है ना, ये भारत का विधि कानून का सर्वे सर्वा होता है। मतलब ये भारत सरकार को कानून के विषय पर सलाह देता है। कौन? महान न्यायवादी, याद रखिएगा। और ये जो आपका महाधिवक्ता है, ये आपके राज्य में मुख्यमंत्री को जो है विधि के बारे में, कानून के बारे में जानकारी देने का कार्य करता है। और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसको तो आपको सबको पता होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। इसका जो मुख्य चीफ जस्टिस होता है, वही होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो एक है आपके DY चंद्रचूड़ नाम से, ये इस समय कौन है? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है, आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दाखिला दर्ज कराया, कोई रीट जारी कर सकता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये हमेशा ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? अब आप समझ गए होंगे कि जो
ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में देखने के लिए मिलता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो पूरे भारत का क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं कार्यों का। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग देखने का प्रयास करिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन किया हूं वही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसका? लोकसभा। देखिए, सवाल कई प्रकार से बनता है। अगर आपको पूछा जाए कि सॉरी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्रथम सदन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको तो यह पता होगा कि जो राज्यसभा है वह बड़ी होती है, लोकसभा छोटा होता है। क्यों? ऐसा भी देखा जाता है कि राज्यसभा में जो 30 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया होता है वही चुन करके जाता है, और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष अगर उसकी उम्र पूरी है तो वो लोकसभा का सांसद बन सकता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो प्रथम सदन होता है वह हमेशा लोकसभा को बताया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य चुन करके जाते हैं वो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाते हैं जनता के माध्यम से। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। हाँ, लेकिन यहीं पर प्रथम सदन, ये जो लोकसभा है, इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। निम्न सदन मतलब उच्च सदन कौन हुआ तब? जो उच्च सदन है वह आपका देखने के लिए मिलता है राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। तो राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। और यही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोग मिल जाते हैं तो हमारी पार्लियामेंट का निर्माण होता है। किसका? संसद का। अब देखिए, संसद तीन चीज से, आपका लोकसभा से मिली, और दूसरा आपका राज्यसभा, तीसरा नंबर पर अगर देखा जाए राज्यसभा के बाद तो आपका देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति। यही तीन लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? संसद। अब आपका कर्तव्य बनता है कि संसद जो है किस आर्टिकल के माध्यम से संसद के बारे में बताया गया है, लोकसभा के बारे में बताया गया है, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तो देखिए, जो लोकसभा होता है उसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जो सांसद चुन के जाते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाते हैं, डायरेक्ट जो है जनता के माध्यम से चुने जाते हैं। और जनता जो अपने प्रतिनिधित्व जो करता है उसको चुन करके डायरेक्ट जो है लोकसभा के सदन में भेजती है। और लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जो कम से कम 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ के पद पर। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो आप लोग देख लिए। और इसमें बताया जाता है कि जो लोकसभा होता है वह हर 5 साल में भंग कर दिया जाता है, यानी लोकसभा का जो पूरे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा होता है उसका जो कार्यकाल है वह सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए नहीं भंग होती कि हर दूसरे साल जो है 1/3 सदस्य जो है वह अवकाश को प्राप्त करते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में। इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग कभी नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो है आपका लोकसभा जो है उसके जो 1/3 सदस्य हैं हर दूसरे साल में क्या हो जाते हैं? अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और अपने पद से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, यही चीज इसमें भी बताया गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई आपात आ गया और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा भी हो गया तो यह 1 वर्ष में ऐसा किया जाएगा कि 1 वर्ष के लिए एक बार बढ़ा दिया जाए। अगर फिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपातकाल थमा नहीं है तो फिर अगले 1 वर्ष के लिए
फिर एक बार बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा हुआ था, जानते हैं कब? ऐसा हुआ था एक बार आपके 1976 में। कब? 1976 में देखने के लिए मिला था कि लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार स्थगित करना पड़ा था, यानी बढ़ाना पड़ा था। कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन 1 वर्ष के लिए एक बार बढ़ाया गया और आपातकाल नहीं थमा था, इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी द्वारा, और एक बार फिर दूसरी बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर करने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे गर्म ग्रह। सबसे पहले तो इसमें 2 चीजें आप समझें कि ग्रह क्या चीज होता है। देखिए एक ग्रह होता है, तारा होता है, और एक होता है क्षुद्र ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह। और एक होता है उल्का पिंड। उल्का पिंड। और एक आपको देखने के लिए मिलता है उपग्रह। अब इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए हल्का हल्का। जो ग्रह होता है इनके पास प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। यह वह पिंड होता है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, और यह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, उसको हम ग्रह कहते हैं। तारा क्या होता है? तारा वो होते हैं जो आसमान में, ब्रह्मांड में बहुत दूर से आपको दिखेंगे चमकते हुए। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य हुआ, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो आप याद रखिएगा तारा क्या है, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह आपको मंगल ग्रह और आपके बृहस्पति ग्रह के बीच में देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए मंगल है या बृहस्पति है, इसके बीच में आपको क्षुद्र ग्रह देखने के लिए मिलता है। अच्छा, क्षुद्र ग्रह होता क्या है? यही ग्रहों से कभी कोई घटना घटी होगी, उन घटना के माध्यम से ग्रह से टूट करके यह उपग्रह, ये जो आपका है क्षुद्र ग्रह, ये बनते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह केवल 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और आपके बृहस्पति ग्रह के बीच में। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह हो गया। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड जो आसमान में टूटे हुए तारे होते हैं, वो आते हैं आसमान। आप कभी देखे होंगे जब आसमान होता है, आसमान में कभी कभी आप देखते हैं कि एक अचानक से कोई चीज आके प्रकाशित होती है, तो वो 2 उल्का पिंड होते हैं। तो जो जब वायुमंडल में आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं वायुमंडल में, तो उनका वेग इतना अधिक होता है कि वो यहां पर आकर के जल जाते हैं, तो वह प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देता है। और एक बात, कभी कभी वह नहीं जलते हैं और आपके अर्थ पर, किस पे? आपके जमीन पर, यानी आपकी धरती पर, यानी पृथ्वी पर आकर के वह उल्का पिंड गिर जाते हैं। और गिरते हैं तो वहां पे गड्ढा खड्डा बना देते हैं बहुत। अभी बिहार में पिछले 1-2-3 वर्ष पहले देखा गया था कि एक उल्का पिंड जो है बिहार के किसी जिले में आकर के गिरा हुआ था। हो गया। और उपग्रह क्या होता है? उपग्रह है, ये 2 प्रकार से होता है। नेचुरल उपग्रह होता है, जो जैसे आपको पृथ्वी पर का एक उपग्रह देखने के लिए मिलता है जो चंद्रमा होता है। क्या? चंद्रमा। ठीक है। तो उपग्रह वह होता है जो ग्रह का चक्कर लगाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उपग्रह, सैटेलाइट। और कृत्रिम सैटेलाइट जो होता है वह रॉकेट के माध्यम से अलग अलग देश जो है अंतरिक्ष में छोड़ने का काम करते हैं। भारत में जो एजेंसी छोड़ती है उसका नाम इसरो है, इसरो। और इसरो के बारे में आपको बता दें तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की एजेंसी है नासा, देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बताइए। तब तक हम थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें कि जो सौर मंडल होता है, जो सूर्य का परिवार होता है, उसी को सौर मंडल बोला जाता है। उसमें क्या क्या आता है? एक सूर्य होता है और आपके पास एक जो है 8 ग्रह देखने के लिए मिलते हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह। इसके बारे में कल आपको चर्चा किए थे हम कि ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है। क्या है? सन। इसके सबसे पास आपको देखने के लिए मिलता है बुध, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा शुक्र, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपको देखने के लिए मिलता है मंगल। मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आपका आता है सैटर्न यानी शनि आता है, फिर उसके बाद यूरेनस यानी अरुण आता है, फिर उसके बाद नेपच्यून यानी वरुण आता है। ठीक है। सूर्य से ये क्या है?
सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में सूर्य से दूरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है, मरकरी यानी बुध है, और ये कौन सा ग्रह है, शुक्र। अब हम शुक्र के बारे में बस थोड़ा सा आपको बता करके तुरंत क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए शुक्र ग्रह ऐसा है, इसको बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। किसका, शुक्र के बगल में देखिए आपको पृथ्वी भी है यही पास में, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन हुआ, शुक्र हुआ। भोर का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र को। सबसे चमकीला तारा किसको बोला जाता है, शुक्र को। और एक चीज याद रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह किसको बोला जाता है, तो वह भी सूर्य को बोला जाता है। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बताइएगा कि आपका वीनस जो देखने के लिए मिलता है वह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। इसका औसत सतह का तापमान अगर देखा जाए तो आपको देखने के लिए मिलता है 765 डिग्री केल्विन। ठीक है, और शुक्र का वायुमंडल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो इतनी चीज जो है आप शुक्र ग्रह से याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। बाकी इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग अपलोड कर लीजिएगा और वहां से पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा एनालिसिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताइए। देखिए जैसे हम थोड़ा सा आपको बता दें रफली मैप बना के, ये हमारा इंडिया का प्यारा सा मैप बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए इंडिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से देख लीजिए। यहां पर आपका देखने के लिए मिलता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश तो यहां पर है, बांग्लादेश। यहां पर आपका जो देश है वो आपको देखने के लिए मिलेगा म्यांमार यानी बर्मा। पहले नाम था इसका, अब क्या नाम हो गया है, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, म्यांमार, बांग्ला। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भूटान, क्या, भूटान। और यहाँ पर भारत का पड़ोसी देश आपको चीन देखने के लिए मिलेगा। और यहीं पर आपको देखने के लिए एक और देश मिलेगा जिसका नाम है नेपाल। इसके बाद हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अफगानिस्तान, क्या देखने के लिए मिलेगा, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बाद यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, और मालदीव की बात किया जाए तो मालदीव यहां पर है आपका, मालदीव। अभी विवाद हुआ था मालदीव में, जो प्रधानमंत्री को लेकर के कुछ टिप्पणी की गई थी। तो मालदीव की राजधानी अगर देखा जाए तो कहां पर है, माले। मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव कौन से सागर में है, क्या बंगाल की खाड़ी में है, फिर अरब सागर में है, तो आप अपना जवाब दीजिएगा कि यह अरब सागर में है। कहां पे है दोस्तों, अरब सागर में। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब बता रहा है कि जो भारत जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और सबसे कम किसके साथ करता है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि सबसे कम जो है वह अफगानिस्तान से संबंधित है। सबसे कम सीमा जो है वह अफगानिस्तान, यानी यहीं पर थोड़ा सा जो है अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है इंडिया। और ये सब पाकिस्तान से साझा होती है, यहाँ पे नेपाल से साझा होती है। यहीं पर जो है पाकिस्तान में हमको बीएसएफ देखने के लिए मिलती है, हमारी बीएसएफ जो सीमा की सुरक्षा करती है, कौन करती है, बीएसएफ। और नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेगी एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। ठीक, भूटान के पास भी सीमा लगी हुई है, बांग्लादेश में भी है। और म्यांमार के साथ भारत की कोई भी सीमा साझा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा आपका, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या, कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है।
देखिए साक्षरता के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताएं, किसके बारे में, साक्षरता, एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कहीं की साक्षरता देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। तो मेल और फीमेल में कौन कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, इसका बेस बना करके आपकी साक्षरता दर जो है वह रिपोर्ट दी जाती है। तो यही पूछा जा रहा है कि भारत में जो 28 आपका राज्य है, क्या 28 राज्य है, और यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज की बात किया जाए तो जो 9 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से राज्य में कौन ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर जो है सबसे कम है बाबू? क्या केरल की, राजस्थान की, बिहार की या फिर महाराष्ट्र की, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आप देखेंगे कि आपका जो बिहार है वो काफी पिछड़ा हुआ है। क्या है? काफी पिछड़ा राज्य है। और पिछड़ा राज्य का कारण इसका यही है क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर जो देखने के लिए मिलती है वह कम देखने के लिए मिलती है। और कम इसलिए होती है क्योंकि 1 अप्रैल को अगर देखा जाए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है, बिहार अलग हुआ था उड़ीसा से। यानी उड़ीसा और बिहार एक में हुआ करते थे 1 अप्रैल 1936 के पहले, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। फिर इसके बाद बिहार का टुकड़ा हुआ, आपको देखने के लिए मिलता है जब बिहार से आपका झारखंड अलग होता है। बिहार से झारखंड कौन होता है दोस्तों? झारखंड। कब? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होता है झारखंड। अब देखिए बिहार एक बार उड़ीसा से टूटा, फिर एक बार झारखंड से टूटा, और बिहार यही मार झेलता हुआ आज भी चल रहा है। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि बिहार विकास के मामले में, इसके विकास के मामले में यानी डेवलपमेंट के मामले में और शिक्षा के मामले में बिहार आज भी हमारा बहुत पीछे है। ये दुख की बात है आज के समय में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत में जो राज्यों देखा जाए सबसे कम, तो एजुकेशन के मामले में या साक्षरता के मामले में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक सवाल और गेन करेगा कि तब फिर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो देखिए आपका यहाँ पर केरल है, ये प्रायद्वीपीय मैप मैंने बनाया था, ये आपका केरल है। केरल जो है काफी एजुकेटेड है। यहाँ पे लगभग 94% के आसपास लोग साक्षर, यानी हर 100 व्यक्ति में से 94 व्यक्ति क्या है? एजुकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग एनालिसिस देखें और उसका आंसर देखें। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, इसके डिस्कशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि सबसे न्यूनतम साक्षरता 61% है, कहां पे? बिहार में। और सबसे ज्यादा कहां है? केरल में 94%। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। कि एक तोप का गोला दागा गया है। क्या ऐसा सवाल किया जा रहा है कि एक तोप है, ठीक, मान लीजिए ये आपका तोप यानी रॉकेट है, यह यहाँ पे दागा गया है, इसको छोड़ा गया है, दागा गया है। इस गोले की गति का उदाहरण क्या है? तो ये जब गोला दाग गया है तोप का, तो क्या ये सरल रेखा की गति कर रहा है, या प्रक्षेप्य गति करेगा, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण गति करेगा, या फिर क्षैतिज गति करेगा? देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएं। सरल रेखीय गति का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा में चलता हुआ चला जाए, ये आपका रॉकेट। तो क्या ऐसा होता है रॉकेट? ऐसे अगर हम छोड़ते हैं तो क्या डायरेक्ट इसी तरह से जाता है? नहीं भाई। दूसरा देखिए, क्या क्षैतिज जाएगा? क्षैतिज का मतलब ये होता है हॉरिजेंटल। क्या इस तरह से रॉकेट जाएगा? है, बताइए। रॉकेट कभी इस तरह से भी तो नहीं जाता है। तो रॉकेट कैसे जाता है? देखिए यहाँ पे आप जब रॉकेट को छोड़ते हैं ना, मतलब जब हमारे इसरो के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया जाता है किसी भी स्टेशन से कहीं पे, जैसे आपका व्हीलर द्वीप हुआ, खासकर वहीं से रॉकेट लॉन्च होते हैं। तो ये कैसे जाता है? इस प्रकार से, ऐसे, फिर ऐसे। तो यह प्रक्षेप्य गति में जाता है। किसमें? प्रक्षेप्य गति में। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि जब कोई तोप का गोला है जो वो दागा जाता है, वो जो गति को फॉलो करता है वह होता है प्रक्षेप्य गति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपका? बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। इसमें कुछ खास है नहीं, देखिएगा कि इसके अन्य उदाहरण है कि पानी की टंकी की दीवार में कोई छेद होने पर छेद से बाहर निकलते हुए जल की धारा की गति किसी खिलाड़ी द्वारा फेंके गए गोलों की गति सब एक बराबर होती है। जैसे कोई टंकी है यहाँ पे और टंकी में लीकेज है, तो ये पानी ऐसे गिरेगा, तो जो ऐसे गिर रहा है ना पानी, यही आपकी प्रक्षेप्य गति है। क्या? प्रक्षेप्य गति। और यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है और यहाँ से ये बॉल फेंका, तो ये बॉल पहले हाइट पे जाएगी, फिर हाइट से जाकर के इस तरह से अर्थ पे आकर के गिर जाएगी, तो ये भी जो है प्रक्षेप्य गति है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़िए और इस सवाल का आंसर करिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पुलिस के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो इसके माध्यम से हम इसके एनालिसिस को भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अच्छा, पानी बनता कैसे है? देखिए, हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। उस पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर आपकी आती है हाइड्रोजन गैस और 16 नंबर पर आता है आपका ऑक्सीजन। ये जो परमाणु क्रमांक भी होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16। तो देखिए, हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन आकर के मिला और ऑक्सीजन 2 है, जो कि 2 ऑक्सीजन मिलता है, तब जाकर के आपका हाँ, तब जाकर के आपका बनता है H2O। हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण आकर के मिलता है, तो आपका क्या बनता है? पानी, H2O। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जल एक यौगिक है, आप लोग देख लीजिए, जल एक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या? H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के अनुपात में 18 तथा आयतन के अनुपात में 21 होता है, याद रखिएगा। और शुद्ध जल जो है वह उदासीन होता है। क्या होता है शुद्ध जल? शुद्ध जल कभी भी क्या देखने के लिए मिलता है आपको? उदासीन, यानी उसमें कोई भी आपको रंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, वह उदासीन होता है। ठीक, अर्थात इसका पीएच मान अगर देखा जाए तो कितना होता है? पीएच जो स्केल होता है आपका देखने के लिए मिलता है, उसमें पीएच मान 7 होता है, और 7 पे ऐसा कहा जाता है कि जो है कोई भी चीज उदासीन होती है। देखिए, पीएच स्केल के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे 1 होता है, 2, इधर बढ़ते हुआ क्रम होता है 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, जब इस तरह से बढ़ेगा और इधर 2, 3, 4, एक तरफ घटता हुआ क्रम होता है, एक तरफ बढ़ता हुआ क्रम होता है पीएच स्केल का। जब पीएच जितना ही आपका पीएच वैल्यू घटेगी, कम होगी, वह अम्ल का गुण जो है बढ़ता है। किसका? अम्लीयता का गुण बढ़ता है। ठीक है, और पीएच स्केल पर वो ज्यादा दिखाएगा, 7 के बाद से रहेगा, तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है? क्षारीय गुण होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़िए कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो तरल अवस्था में बनी रहती है? किस अवस्था में? तरल अवस्था में। देखिए, 2 प्रकार की हमारे पास धातु होती हैं, एक होती है धातु, एक होती है अधातु। अधातु जो हमारा तत्व होता है, एक धातु होता है, एक अधातु होता है। तो यह सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी जो धातु है वह कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आपको यह चीज देखने के लिए मिलता है शीशा में। किसमें? शीशा जो होता है वह कमरे के ताप में अगर रखा जाएगा तो वह आपको द्रव्य अवस्था में देखने के लिए मिलता है। अगर इसी धातु की जगह पे आपको बता दें कि कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर आपको द्रव के रूप में देखने के लिए मिलेगी, तो वो होती है आपकी ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर अगर आप रख देंगे तो यह जल के रूप में मिलेगी। लेकिन ये ब्रोमीन क्या है? अधातु नहीं, धातु नहीं है, यह अधातु है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत खास नहीं था उसमें। अब इसमें दे रहा है कि मानव का जो यूरिन होता है, यानी मानव जो मूत्र होता है, उसका पीला रंग किसकी वजह से होता है? ठीक, उसका कलर जो है वह किस चीज से डिसाइड होता है, ये आप बताइए। क्या पित्त नमक से होता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल से होता है, लिम्फ से होता है, या फिर यूरोक्रोम से होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिए कि जो मानव मूत्र है उसका पीला रंग किसकी वजह से होता है। तो यूरिन का पीला होना यह आपका कहलाता है यूरोक्रोम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका क्या है, क्या कह रहा है कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व। देखिए, रिजर्व से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा टाइगर, कौन सा रिजर्व या आपका उद्यान प्रसिद्ध है, बताइए। एक सींग वाला गेंडा, इसके लिए आपका देखने के लिए मिलता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, ये काजीरंगा जो है वो कहाँ पे है? आप बोलेंगे कि सर ये असम में देखने के लिए मिलता है। ठीक, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है, क्या बदल कर किया गया है आप बताइए, और ये कहाँ पे है? ये आपको देखने के लिए मिलता है आपके यूके यानी उत्तराखंड में। तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व क्या महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, या फिर उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, बताइए। कान्हा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और कान्हा टाइगर रिजर्व को 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया, और इसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उद्यान को 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें बाघ, काला हिरन और बारहसिंगा, सांबर, चीता आदि वन्य जीव जो है इसमें पाए जाते हैं। किसमें? कान्हा टाइगर रिजर्व में। और ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको बताइए। करंट और स्टैटिक दोनों से मिला करके है। क्या 21 मई है, 21 जून है, 25 मई है, या फिर 25 जून है? तो जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है यह आपको देखने के लिए मिलता है कब? 21 जून को। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है। ये तो ऑप्शन आप सही कर लिए, लेकिन पहली बार जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब? 21 जून सन 2015 को मनाया गया था क्या? पहली बार योग दिवस। और यह जो है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में, कहां पे? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। कितने सदस्य के द्वारा? तो उस समय उपस्थित थे यूएनओ में 193 देश। ठीक, तो इतना चीज याद रखिएगा कि 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया, और 11 दिसंबर सन 2014 को यूएनओ में 193 देश मिलकर के 21 जून को यह प्रस्ताव पारित किए कि अब हर वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोगों का आखिरी सवाल है, और आशा करते हैं कि इस सेशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, इसके एनालिसिस को देखे होंगे। ठीक है, और आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपके हर सेगमेंट, हर सब्जेक्ट के सेगमेंट को आप नोट करिए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? देखिए, विधान परिषद क्या होती है? जैसे आपका ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है, यहाँ पे दो चीज होते हैं। क्या? एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में क्या होता है? राज्य में देखने के लिए मिलता है आपका क्या? विधानसभा। क्या दोस्तों? विधान सभा। और एक आपको देखने के लिए मिलता है
विधान परिषद, क्या? विधान परिषद। तो ये दो चीजें आपको देखने के लिए कहां मिलती है? एक विधानसभा में, एक विधान परिषद में, और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो यही चीज पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्यों में आपको विधान परिषद देखने के लिए मिलती है। तो इस चीज की अगर बात की जाए तो इसके पहले 7 राज्य ऐसे थे जहां पे विधान परिषद देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया, किससे? राज्य के दर्जे से हटा करके 2 भाग में तोड़ा गया। एक तोड़ा गया लद्दाख और एक बना दिया गया जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जब ये जम्मू कश्मीर बन गया तब ये दोनों क्या बन गए? यूटी बन गए, यूनियन टेरिटरीज बन गए, यानी संघ शासित प्रदेश बन गए। इन संघ शासित प्रदेश बनने के बाद जो है आपका बच गया 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 7 की जगह 6 होना चाहिए, तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद भारत में कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से है देख लेते हैं। वर्तमान में आपको देखने के लिए मिलेगा विधान परिषद में उत्तर प्रदेश, जिसमें विधान परिषद की संख्या जो है आपकी 99 देखने के लिए मिलती है। कर्नाटक 75, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और एक जो है तेलंगाना, यहाँ पर विधान परिषद देखने के लिए मिलता है। ठीक, इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी इज द सही, यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरे सेशन को पूरे मन से, पूरे अच्छे तरीके से देखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।